हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लासेज हैं वो पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड रहती हैं। यानी कि हमने कहा जो पशु परिचर भर्ती में पार्ट आता है, पार्ट बी सिलेबस में हमने कहा पशुपालन का जो सिलेबस है उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक की जो हमारी क्लासेज हैं यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और यहाँ तक कि कैमल का मैनेजमेंट, यहाँ तक कि हमारी जो क्लासेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो नई क्लास रहने वाली है। हम कहें कि जो नई नस्ल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम घोड़े से रिलेटेड जितनी भी सामान्य बातें और जो नस्लें आती हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ही बात करते हैं घोड़े से। देखिए यहां हम कहें हॉर्स। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है घोड़े से संबंधित जितनी भी सामान्य बातें हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नस्लों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए घोड़ा। घोड़े का सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वैज्ञानिक नाम। क्या देखते हैं? वैज्ञानिक नाम। देखिए जिस प्रकार से हमने इससे पहले की क्लासेस में देखा था कि गाय को जूलॉजिकल नेम में क्या कहा जाता है, भैंस को जूलॉजिकल नेम में किस नाम से जाना जाता है। जूलॉजिकल नेम में ही क्यों याद करें? देखिए जैसे हमने कहा था कि वनस्पति जो होती है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? बॉटनी के अंदर किया जाता है। जब भी उनका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं? बॉटनिकल नेम। उसी प्रकार से जंतुओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा? जूलॉजी के अंदर। इसलिए उसका नाम किस में लिखेंगे? जूलॉजिकल नेम में, या हम कह सकते हैं उनका वैज्ञानिक नाम। तो यहां पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और यहां तक कि ऊंट, इन सभी का हमने जूलॉजिकल नेम का अध्ययन किया था कि इनका जूलॉजिकल नेम ने क्या इस नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से आज देखने वाले हैं घोड़े को, यानी कि घोड़े को वैज्ञानिक नाम में या हम कहें जूलॉजिकल नेम में। जूलॉजिकल नेम में घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं इक्वस कैबेलस। यानी कि घोड़े को वैज्ञानिक नाम में इक्वस कैबेलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हम देखने वाले हैं गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने देखा था कि गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, भैंस का भी हमने देखा कि जो रिवर बेफेलो होती है, जो स्वयं बेफेलो होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या का मुख्य अंतर होता है। सभी जानवरों में हमने क्रोमोसोम की संख्या देखी। उसी प्रकार से घोड़े में भी हम गुणसूत्रों की संख्या को देखने वाले हैं। कितने होते हैं? घोड़े में जो क्रोमोसोम होते हैं, यानी हम कहें 2n बराबर कितने होते हैं? 64। कितने होते हैं? यानी कि घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें, अगर खच्चर की अगर अपन बात करें, ये खच्चर, या इसके अलावा बात करें गधा, अगर इनमें बात करें कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो खच्चर के अंदर तो कितने होते हैं? 63 होते हैं, और गधे के अंदर कितने होते हैं? 62। ये इस प्रकार से इनमें क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। यानी कि हमने कहा घोड़े के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। खच्चर के अंदर कितने होते हैं? 63 होते हैं। और गधे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 62। इनमें गुणसूत्रों की संख्या दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसकी फैमिली क्या होती है, या हम कहें इसका कुल क्या होता है, या हम कहा कुल। जिस प्रकार से देखिए हमने गाय का देखा, भैंस, भेड़, बकरी, सभी के कुल का आपने अध्ययन किया है। उसी प्रकार से घोड़े के कुल का भी हम देखने वाले हैं कि घोड़े का कुल क्या होता है, कि इसकी जो फैमिली होती है इसको किस नाम से बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं इक्वाइड। यानी कि ये क्या होती है? इसकी फैमिली होती है, इसका कुल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखने वाले हैं इसके समूह। अगर घोड़ा समूह में रहता है तो समूह में रहना पसंद करता है, इसके समूह को किस नाम से बोलेंगे? इसके समूह को बोला जाता है स्टड। यानी कि जो घोड़े का समूह होता है इसके समूह को क्या कहेंगे? स्टड इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेसिक। हमने शुरुआत की है उसके जूलॉजिकल नेम से, यानी कि घोड़े को जूलॉजिकल नेम में इक्वस कैबेलस बोला जाता है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 64 होते हैं। अगर बात करें खच्चर में कितने होते हैं? 63 क्रोमोसोम होते हैं। और गधे के अंदर कितने होते हैं? 62 क्रोमोसोम की संख्या इसमें दिखाई देती है या पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा घोड़े की जो फैमिली होती है ये किस फैमिली से आते हैं? इक्वाइड इनकी फैमिली होती है, इक्वाइन इनकी प्रजाति होती है। ठीक है, फैमिली इक्वाइड होती है और प्रजाति क्या होती है? इक्वाइन फैमिली से, प्रजाति से आते हैं। इसके अलावा इनका हमने समूह देखा। समूह क्या होता है? घोड़े का स्टड होता है। समूह क्या होता है? स्टड होता है। चलिए इसके अलावा देखते हैं कि वयस्क जो नर होगा, कि वयस्क नर घोड़े को किस नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि घोड़े से रिलेटेड जितनी भी सामान्य शब्दावली है इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है वयस्क नर। वयस्क नर, देखिए जो वयस्क नर घोड़ा होता है इसे किस नाम से बोला जाता है? इसे बोलते हैं स्टेलियन।
क्या बोलते हैं? स्टेलियन। जो वयस्क नर घोड़ा होता है इसे क्या बोला जाता है? स्टेलियन बोला जाता है। और वयस्क नर घोड़ी की बात करें, वयस्क मादा घोड़ी, सॉरी, वयस्क मादा घोड़ी, जो वयस्क मादा घोड़ी होती है उसे किस नाम से बोला जाता है? उसे बोलते हैं मेयर, या हम कहें घोड़ी। नर को क्या बोल रहे हैं? स्टेलियन, और मादा को क्या कहा जाता है? घोड़ी या मेयर। इसके अलावा इनका जो बच्चा होता है, यानी घोड़ी का जो बच्चा होता है, इस बच्चे को किस नाम से बोला जाता है? फोल। किस नाम से? फोल इसे बोला जाता है। यानी कि जो घोड़ी का बच्चा होता है उस बच्चे को किस नाम से? सामान्य शब्द हम देख रहे हैं इनसे रिलेटेड, फोल उसको बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जवान नर घोड़ा, या हम कहें जवान मादा घोड़ी। देखिए, जवान किस अवस्था को हम बोल रहे हैं? यानी कि इनकी जो जवानी की जो अवस्था है वो किस अवस्था को कह रहे हैं? यानी कि इनके अंदर प्यूबर्टी की एज आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा वयस्क नर घोड़ा हम किसे कहेंगे? वयस्क किसको अपन बोल रहे हैं? यानी कि घोड़े ने, इस जो घोड़ा जिसको अपन बोल रहे हैं, इसने प्रजनन की क्रिया कर ली है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? वयस्क बोला है। यानी कि वयस्क मादा घोड़ी किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इसने संतान को उत्पन्न कर लिया है, इसलिए इस अवस्था को हमने क्या बोला भाई? मेयर या घोड़ी हमने कहा है। जो बच्चा होता है, जो नवजात होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोल बोला जाता है। जवान नर घोड़ा, जवान नर घोड़ा किस लिए अपन इसको बोल रहे हैं? यानी कि इसमें मैच्योरिटी एज आ चुकी है, या हम कहें इसकी जो यौवन अवरम जो अवस्था होती है वो इसमें स्टार्ट हो चुकी है। क्या हम कहें यौवनारंभ अवस्था की अगर अपन बात करें कि जो प्यूबर्टी एज होती है वो क्या होती है? हमने कहा था इससे पहले की क्लासों में भी हमने उसका अध्ययन किया है। देखिए, जो नर की अवस्था होती है, यानी कि नर से तो शुक्राणु का निर्माण आरंभ हो जाए और मादा से अंडाणु का निर्माण होना आरंभ हो जाए, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें नर और मादा पशु के जो लैंगिक अंग होते हैं उनका संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। हम कहें प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाने की जो अवस्था होती है वही मैच्योरिटी की अवस्था या जवानी की अवस्था उनकी कहलाती है। यानी कि ये जो जवानी की अवस्था है, जवान नर जो घोड़ा होगा, इन्होंने अभी तक प्रजनन की क्रिया नहीं की है। ठीक है, ना ही नर घोड़े ने की है और ना ही मादा घोड़ी ने, इन्होंने अभी तक प्रजनन की क्रिया नहीं की है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? जवान नर घोड़े को तो क्या बोला जाता है? कोल्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोल्ट। और जो जवान मादा घोड़ी होती है इसे क्या बोला जाता है? फिली। क्या बोलते हैं? से फिली। यानी कि जवान नर घोड़े को तो क्या बोलेंगे? कोल्ट बोला जाएगा। जवान मादा घोड़ी को क्या बोलेंगे? फिली इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक का हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है घोड़े के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है, या हम बोलते हैं उसको समागम की क्रिया, मैटिंग की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, सभी एक ही नाम है भी। नेक्स्ट देखते हैं घोड़े के अंदर घोड़े में मैथुन की क्रिया, इसके अलावा इसको बोलते हैं समागम की क्रिया, इसके अलावा इसे बोलते हैं प्रजनन की क्रिया, इसके अलावा इसे बोलते हैं मैटिंग की क्रिया, इसके अलावा इसे बोलते हैं संभोग की क्रिया। देखिए, ये जितने भी नाम हैं सारे एक ही हैं। यानी कि घोड़े के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है, समागम की जो प्रक्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया बोलते हैं, मैटिंग की क्रिया, संभोग की क्रिया। यानी कि घोड़े और घोड़ी की अगर अपन बात करें, नर और मादा पशु की बात करें, नर और मादा पशु की जो मिलन की अवस्था होती है उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? मैथुन की क्रिया बोला जाता है। जो घोड़े में क्या कहलाती है इसे क्या बोलते हैं? कवरिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सही, कवरिंग। यानी कि घोड़े के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है, समागम की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? कवरिंग उसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कि घोड़े के अंदर घोड़ी की ब्याने की क्रिया, जो बच्चे देने की क्रिया है, ब्याने की क्रिया बोल दो, ऐसे पार्चुरेशन की क्रिया भी बोल सकते हैं, प्रसव की जो क्रिया है या बच्चे के बाहर आने की जो क्रिया है, वो क्रिया इसमें क्या कहलाती है अगर उसकी हम बात करें? देखिए, जैसे हमने देखा घोड़ी का जो बच्चा होता है उसे क्या बोला जाता है? फोल बोला जाता है। तो ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? इसकी फोलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फोलिंग। यानी कि जो ब्याने की क्रिया है ये क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी ब्याने की क्रिया। अगर इसके अलावा इसमें देखिए जैसे क्या हुआ यहां पर मैटिंग की क्रिया, प्रजनन की क्रिया। प्रजनन की क्रिया होने के बाद में क्या होगा? गर्भ का धारण होगा, यानी कि जो मादा पशु को गर्भ को धारण करेगा। तो गर्भ धारण की जो क्रिया होगी, हम कहें गर्भकाल की जो अवधि होगी उसे हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट आता है गर्भकाल, या इसे बोलेंगे गैस्टेशन।
गैस्टेशन पीरियड, यानी कि जो गर्भकाल अवधि का समय होता है घोड़ी के अंदर, यानी कितने माह की होती है, अगर उसकी हम बात करें, यानी कि कितने माह का टाइमिंग होता है गर्भकाल का, तो 11 माह 11 दिन, यानी कि घोड़ी का जो गर्भकाल होता है, गैस्टेशन जो पीरियड होता है, कितने समय का होता है, 11 माह 11 दिन का होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर देखें कि घोड़ी का आवाज करना, यानी कि घोड़ी आवाज करती है कुछ विशेष प्रकार की, उसको आवाज करने को हम क्या कहेंगे, घोड़ी क्या करती है, हिनहिनाना उसको बोलते हैं। उसका आवाज करना क्या कहलाता है, निगिंग बोल दो, या हम कहें हिनहिनाना उसका कहलाता है, हिनहिनाना, या इसे बोलते हैं निगिंग, या हिनहिनाना उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी कि मैथुन की क्रिया को क्या कह रहे हैं, कवरिंग से बोला जा रहा है। ब्याने की क्रिया को क्या बोलेंगे, फॉलिंग से बोला जाएगा। गैस्टेशन पीरियड कितने समय का होता है, 11 माह 11 दिन का होता है। और आवाज करना, घोड़ी का जो आवाज करना है वो क्या कहलाता है, नेगिंग या हिनहिनाना कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो आवाज होता है, यानी कि घोड़ी का जो आवाज होता है, उस आवाज को क्या बोलते हैं। देखिए जितने भी सामान्य शब्द आने वाले हैं, सामान्य जो शब्दावली है उसको बिल्कुल सभी तरीके की जितनी भी शब्दावली है इससे रिलेटेड सारी को कंप्लीट करने वाले हैं आज। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इनका जो आवाज होता है, घोड़ी का जो आवाज होता है, ठीक है, इस आवाज को क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है स्टेबल। क्या बोलते हैं, स्टेबल। आवाज को क्या बोलेंगे, स्टेबल बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं बदियाकृत, नर पशु, यानी कि घोड़े के अंदर जो बदियाकृत नर पशु होता है उसे क्या बोला जाता है, गेल्ड या गेल्डिंग बोला जाता है। अभी गेल्ड या गेल्डिंग इसे बोला जाता है। यानी कि जो बदियाकृत नर पशु होता है घोड़े के अंदर उसे क्या बोलेंगे भी, गेल्ड या गेल्डिंग बोला जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो उम्र होती है, उम्र की अगर बात करें, यानी कि घोड़ी की अगर हम बात करें, घोड़ी की अगर उम्र की अगर बात की जाए, इसका जो जीवन काल होता है, उम्र बोल दो या इसके अलावा इसे बोल सकते हैं जीवन काल, ये कितने वर्षों का होता है, यानी कि इसकी जो जीवन काल की उम्र होती है वो कितने वर्षों की होती है, यानी कि 20 वर्ष का टाइमिंग होता है। यानी कि जैसे बकरी का भी हमने देखा था कि कितने टाइमिंग होता है, उसका जीवन काल 15 वर्ष का होता है। भेड़ का भी हमने देखा कितना होता है, 12 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से यानी कि जो घोड़े का जो आजीवन काल होता है कितने वर्ष का होता है, 20 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। इसके अलावा देखिए इसके मांस को क्या बोला जाता है, यानी कि देखिए जिस प्रकार से हमने देखा था कि गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, भैंस के मांस को बफन बोला जाता है, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, बकरी के मांस को चेवन बोला जाता है, मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। उसी प्रकार से ऊंट के मांस को भी देखा था, सुकरा उसे बोला जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं घोड़े के मांस, यानी कि घोड़े का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, चेवलिन से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चेवलिन। क्या बोलते हैं, चेवलिन। यानी कि घोड़ी का जो मांस होता है घोड़े का, उसको क्या बोला जाता है, चेवलिन इसके मांस को बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और आती हैं कुछ बातें, उनको भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट आती है प्यूबर्टी, या हम कहें यौवन अवस्था। देखिए नेक्स्ट आती है प्यूबर्टी, और इसे क्या कहेंगे, यौवन अवस्था। देखिए जो प्यूबर्टी है जैसे किसे कह रहे हैं अपन, यानी कि नर और मादा पशु की ऐसी अवस्था जिसमें नर से तो शुक्राणुओं का विकास होने लग गया और मादा से अंडाणु का। क्या हम कह सकते हैं, नर व मादा पशु के जनन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाने की जो अवस्था होती है वही अवस्था क्या कहलाती है, यौवन अवस्था या प्यूबर्टी कहलाती है। यानी कि जो प्यूबर्टी एज होती है, यानी कि कितनी अवस्था में या कितने माह में जो घोड़ा होता है वो प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर जाता है, उसकी अगर अपन बात करें तो कितने माह में, यानी कि 18 से 24 माह में। यानी कि ये जो पीरियड होता है इसकी प्यूबर्टी एज का होता है, यानी कि 18 से 24 माह का जो काल होता है कौन सा कहलाता है, यौवन अवस्था का काल होता है। यानी कि प्यूबर्टी एज को वो प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, क्या उसे प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा देखिए ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। इसके अलावा देखेंगे ओएस्ट्रस पीरियड। देखिए दोनों ही देखते हैं, इसे तो क्या बोलेंगे, मध चक्र,
और इसे क्या बोलेंगे, मध्यकाल। देखिए दोनों ही चीजों को पहले समझते हैं। ओयस्टर साइकिल मतलब मध्यचक्र क्रिया, और ओयस्टर पीरियड क्या काल की अवस्था क्या होती है। देखिए जो मध्यकाल की अवस्था है, सबसे पहले से देख रहे हैं मध्यकाल की अवस्था क्या होती है, किसके अंदर आती है, मादा पशु के अंदर। मध्यकाल की अवस्था को मादा पशु में ताव की अवस्था भी बोल सकते हैं, या मादा पशु का गर्मी में आना, हीट में आना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में आना, उत्तेजन अवस्था में आना, सारे एक ही नाम है। इसी अवस्था को क्या बोलेंगे, मध्यकाल की अवस्था। यानी कि इस अवस्था के दौरान जो मादा पशु होता है वो नर पशु के साथ में लैंगिक क्रियाएं या उनके संभोग बनाने की इच्छा को प्रकट करता है। यही अवस्था क्या कहलाती है, मध्यकाल की अवस्था कहलाती है। जो घोड़ी के अंदर कितने दिन की होती है, 6 से 7 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 6 से 7 दिन की होती है। अगर बात करें ओयस्टर साइकिल की या मध्यचक्र की, अगर हम बात करें कि तो मध्यचक्र का जो टाइमिंग होगा, पहले तो देखिए मध्यचक्र कैसे कहेंगे, दो मध्यकाल के बीच की दूरी। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर किसी जानवर के अंदर 1 तारीख को मध्य आया है और उसका जो मध्यकाल का जो टाइमिंग है 21 दिन का है, तो दूसरा मध्य कब आ रहा है, 22 तारीख को। यहां से लेके यहां तक की जो अवधि होगी, एक मध्यकाल से दूसरे मध्यकाल के जो बीच की दूरी है, वही दूरी क्या कहलाती है, मध्यचक्र दूरी या मध्यचक्र अवधि कहलाती है। जो घोड़ी के अंदर कितने दिनों की होती है, 22 दिनों की होती है। कितने दिन का होता है, 22 दिन का। इससे पहले हमने देखा था कि बकरी के अंदर 20 दिनों का टाइमिंग होता है, गाय भैंस का 21 दिन का मध्यचक्र का टाइमिंग होता है। भेड़ के अंदर हमने देखा 17 दिन का होता है, हम कहें 16.5 दिन का होता है। ये क्या होती है, उनकी मध्यचक्र की अवधि होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि पशु शरीर के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि घोड़े का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नेक्स्ट आता है बॉडी टेम्परेचर। देखिए यानी कि घोड़े के शरीर के सामान्य तापमान की हम बात करें कि घोड़े के शरीर का सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर उसके बॉडी का कितना होता है। अगर इससे बात करें, इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यानी कि 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो रेस्पिरेटरी रेट, और इसे क्या बोलेंगे, श्वसन दर। क्या बोलेंगे, श्वसन दर। यानी कि 1 मिनट में ली गई सांसों की कुल संख्या क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। जो घोड़े के अंदर कितनी मिनट की होती है अभी, 1 मिनट के अंदर 8 से 12 बार ये क्रियाएं करता है, प्रति मिनट होती है। यानी कि जो श्वसन दर की जो क्रियाएं, श्वसन की जो क्रियाएं हैं 1 मिनट के अंदर कितनी होती है, 8 से 12 बार। ऊंट के अंदर भी हमने देखा था कि 5 से 12 बार प्रति मिनट होती है, तो यहां पर कितनी होती है, 8 से 12 बार प्रति मिनट। इसमें क्या होती है, श्वसन दर की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पल्स रेट, नेक्स्ट देखेंगे पल्स रेट, या इसे हम बोलेंगे नाड़ी दर। क्या बोलेंगे, नाड़ी दर। देखिए श्वसन दर की क्रिया को किस प्रकार से मापा जा सकता है, वो हमने पहले की क्लासों में हमने डिस्कस किया है। और इसमें नेक्स्ट हम देख रहे हैं पल्स दर या नाड़ी दर कितनी होती है। देखिए जहां बात आती है नाड़ी दर की, कि नाड़ी दर कितनी होती है, 35 से 42 बार, 35 से 42 बार प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर तो उसकी नाड़ी दर होती है 35 से 42 बार का रेशो रहता है। ठीक है, तो ये बात किसके लिए होगी, हमने क्या, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर कितनी होती है, 8 से 12 बार प्रति मिनट होती है। पल्स रेट या नाड़ी दर की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 35 से 42 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड एक संस्थान आती है, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र। यानी कि इससे रिलेटेड एक प्रजनन केंद्र आता है घोड़े से रिलेटेड, यानी कि केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है, बीकानेर के अंदर। कहां पर है भी, बीकानेर। यानी कि केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहां है, बीकानेर के अंदर है। और सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो भी कहां पाए जाते हैं, अभी बीकानेर में। सर्वाधिक घोड़े कहां है, बीकानेर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बीकानेर का एक स्थान आता है, कौन सा, जोहड़बीड़। कौन सा आता है अभी, जोहड़बीड़। यानी कि बीकानेर का एक स्थान आता है, कौन सा, जोहड़बीड़। यानी कि इस स्थान पर
जो महाराणा प्रताप के पास में एक घोड़ा था, कौन सा, चेतक, उस चेतक नस्ल के घोड़े यहां पर प्रजनन के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी, घोड़े से रिलेटेड। सारी सामान्य जो बातें थी उनको हमने कवर किया कि सामान्य बातों में इनका जूलॉजिकल नेम हमने देखा। इसके अलावा जितनी भी सामान्य बातें थी, वयस्क में गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, कुल को क्या कहेंगे, फैमिली क्या होती है, वयस्क को क्या कहेंगे, मादा को, जवान को, बच्चे को, यानी कि जितने भी इससे संबंधित जो टर्म्स आते हैं, सामान्य शब्द आते हैं घोड़े से रिलेटेड, उन सभी को हमने सामान्य रूप से देख लिया है। तो अब आगे हम देखने वाले हैं नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग कि घोड़े की रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है। एक संस्थान आती है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, नेक्स्ट आता है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, एक संस्थान का नाम आता है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, यानी कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, इसको हिंदी में कहेंगे। ये एक संस्थान है, कहां पर है, करनाल के अंदर। कहां है, करनाल। और करनाल कहां पड़ता है भी, हरियाणा में। करनाल कहां पड़ता है, हरियाणा में। यानी कि एक संस्थान आती है NBAGR, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, की नस्लों का रजिस्ट्रेशन करने का कार्य करती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसके अकॉर्डिंग घोड़े की रजिस्टर्ड नस्ल कितनी है, यानी कि 31 अगस्त 2022, यानी कि 31 अगस्त 2022 का डेटा अगर हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग घोड़े की 7 नस्लें, कितनी, 7 नस्लें रजिस्टर्ड है। यानी कि घोड़े की 31 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसकी रजिस्टर्ड नस्लें कितनी आती है, 7। जबकि वर्तमान में हम अगर देखें कि दिसंबर 2023, यानी कि नया अपडेट है, नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो घोड़े की एक नस्ल में और रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, हमके एक नस्ल में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो वर्तमान में अब तक 8 नस्लें कितनी हो गई हैं, रजिस्टर्ड। यानी कि वर्तमान में घोड़े की 8 नस्लें हैं रजिस्टर्ड, किसके अकॉर्डिंग, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी नस्लें आती हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी नस्लों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन नस्लों को थोड़ा सा हम आज क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले घोड़े की नस्लों में आती है कठियावाड़ी, नंबर 1। कौन सी आती है, कठियावाड़ी। देखिए नस्लों में कौन सी आती है, सबसे पहले देखने वाले कठियावाड़ी। देखिए जो कठियावाड़ी है, कठियावाड़ी इसका ओरिजिन कहां से है, सबसे पहले तो देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां से है। उत्पत्ति कहां से इसकी भी, कठियावाड़ क्षेत्र से। कहां से है, कठियावाड़। और कठियावाड़ कहां पड़ता है, गुजरात में। यानी कि इस नस्ल की जो उत्पत्ति है ये कहां से मानी गई है, कठियावाड़ गुजरात से, क्योंकि इसी क्षेत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या खास इसकी विशेषताएं आती है भी। नंबर 1, पहली विशेषता कि भारत में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्लों में आती है। भारत में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, यानी कि भारत के अंदर जो घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है कौन सी है, कठियावाड़ नस्ल है। ठीक है, सेकंड विशेषता हम जिसकी देखेंगे कि युद्ध के लिए ये घोड़े ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। यानी कि इन घोड़ों का जो यूजेज है ज्यादातर कहां में, युद्ध के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर देखें इसका वितरण क्षेत्र देखें थोड़ा सा, कि ये वितरण क्षेत्र में कहां पाई जाती हैं, सांचौर, जालोर और सिरोही, राजस्थान के इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से देखने को मिलती है। अगर इसका रंग देखें, रंग कैसा होता है, बिल्कुल सफेद। रंग कैसा होता है, बिल्कुल सफेद रंग की होती है। रंग कैसा होता है, बिल्कुल सफेद। घोड़े की सबसे सुंदर नस्लों में आती है। तो नेक्स्ट हमें लिखना है सबसे सुंदर नस्ल है ये, सबसे सुंदर नस्ल।
यानी कि घोड़े की सबसे सुंदर ब्रीड में आती है। इसका जो सिर होता है, कठियावाड़ी नस्ल का जो सिर होता है वो अरबी घोड़े से मिलता जुलता है भी। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषता होगी। तो विशेषताओं में हमने क्या क्या देखा अभी, कठियावाड़ी ओरिजिन कहां से हो गया, कठियावाड़ गुजरात से है। विशेषताओं में देखा भारत में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल इसे माना जाता है। युद्ध के लिए इसके घोड़े काम में लिए जाते हैं। वितरण देखें, सांचौर, जालौर और सिलोही में इसका वितरण क्षेत्र देखने को मिलता है। रंग कैसा, बिल्कुल सफेद होता है और इस कारण इसका जो हमने कहा है कि सबसे सुंदर नस्लों में आती है कठियावाड़ी। ठीक है, और इसका जो सिर होता है वो अरबी घोड़े से मिलता जुलता होता है। सिर को भी हम कह सकते हैं, इसका जो सिर होता है अरबी घोड़े से, अरबी घोड़े से मिलता है। यानी कि इसका जो सिर होता है अरबी घोड़े की जो नस्ल होती है उस नस्ल से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं किसकी आती है, घोड़े की पहली नस्ल हमने देखी कठियावाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्रीड को हम देखते हैं। नेक्स्ट आती है मारवाड़ी। देखिए सेकंड ब्रीड आती है घोड़े की मारवाड़ी नस्ल। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि मारवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, क्या इसका ओरिजिन कहां से है। भाई ये तो नाम से पता लग रहा है कि मारवाड़ी नस्ल घोड़े की है, तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, यानी इसकी जो उत्पत्ति है राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से मानी गई है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक घोड़े राजस्थान में इसी नस्ल के पाए जाते हैं, इसी नस्ल के। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए कि सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के देखने को मिलते हैं, जो मारवाड़ी नस्ल होती है इस नस्ल के घोड़े सर्वाधिक राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर भी अगर हम बात करें कि राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां, जोधपुर में, कहां पर, जोधपुर में। यानी कि राजस्थान में भी सर्वाधिक इस नस्ल के जो घोड़े हैं कहां पर देखने को मिलते हैं, जोधपुर सिटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसकी नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं। अभी अगली विशेषता इसकी क्या है, अभी तक हम देख रहे थे। अगली विशेषता क्या है, इस घोड़े का जो यूज है या हम कहें इसका जो उपयोग है वो धार्मिक कार्यों में सजाने हेतु, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए सजाने के लिए रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषता होती है कि सवाई चाल के लिए घोड़े की प्रसिद्ध नस्ल है भी ये। देखिए जिस प्रकार से हमने एक गाय के अंदर नस्ल देखी थी कांकरेज, वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है, उसी प्रकार से घोड़े की ये नस्ल भी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा पोलो हॉर्स के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसे पोलो हॉर्स के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड आती है, मारवाड़ी नस्ल किसकी है, घोड़े की है। उत्पत्ति कहां से, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से। सर्वाधिक घोड़े राजस्थान के इसी नस्ल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भी कहा, राजस्थान के जोधपुर इलाके में पाए जाते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले हमने देखा कि उपयोग, इसका जो यूजेज है धार्मिक कार्यों के लिए सजाने हेतु किया जाता है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध घोड़े की नस्ल है और पोलो हॉर्स के लिए भी प्रसिद्ध इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये दो ब्रीड जो थी हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट आती है मालानी। देखिए नेक्स्ट नस्ल आती है मालानी। देखिए जहां बात आती है मालानी घोड़े की, देखिए
आपको पता होगा कि जैसे महाराणा प्रताप की हम बात करें कि महाराणा प्रताप के पास में एक घोड़ा रहा करता था, किस नस्ल का था उसकी हम बात करें, किस नस्ल का, मल्लानी नस्ल का। घोड़े का नाम क्या था, चेतक। यानी कि महाराणा प्रताप के पास में जो घोड़ा था वो किस नस्ल का था, मल्लानी नस्ल का। ठीक है, तो मल्लानी नस्ल है, इसका ओरिजिन कहां से है, सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर। यानी कि मल्लानी नस्ल का ओरिजिन कहां से हो गया, सिवाना बाड़मेर से। अगर हम कहें इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो घोड़े की अरबी और सिंधी नस्ल के, अरबी या हम कहें सिंधी नस्ल के संकरण से, यानी कि जो घोड़े की ये नस्ल है इसकी जो उत्पत्ति है मल्लानी, कहां से है, सिवाना बाड़मेर से। इसकी जो उत्पत्ति कहां से हुई, अरबी और सिंधी नस्ल का जब क्रॉस करवाया गया, संकरण इनमें करवाया गया, तब कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हुई है, मल्लानी नस्ल की। यानी कि अगर विशेषता की अगर अपन बात करें, विशेषता की अगर अपन बात करें, विशेषताओं में हम बात कर रहे हैं, विशेषता क्या है इसकी, घोड़े की सबसे मजबूत नस्लों में आती है, घोड़े की सबसे मजबूत नस्ल, यानी कि घोड़े की सबसे मजबूत नस्लों में आती है, जो घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। किसके लिए, घुड़दौड़ के लिए, घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक विशेषताओं में हम ये भी कह सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप के पास में, महाराणा प्रताप के पास मल्लानी नस्ल का घोड़ा था, मल्लानी नस्ल का घोड़ा था। यानी कि महाराणा प्रताप के पास में किस नस्ल का घोड़ा था, मल्लानी नस्ल का घोड़ा था। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि जो महाराणा प्रताप के पास में किस नस्ल का घोड़ा था, मल्लानी नस्ल का घोड़ा था। और इस नस्ल की एक विशेषता और होती है कि सर्कस में कलाबाजियों के लिए, सर्कस में कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, कलाबाजियों की, यानी कि कला दिखाने के लिए नस्ल कैसे मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मल्लानी कहां से है भाई, सिवाना बाड़मेर से, उत्पत्ति अरबी और सिंधी नस्ल के संकरण से हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा विशेषता घोड़े की सबसे मजबूत नस्लों में आती है, घुड़दौड़ के लिए से प्रसिद्ध माना जाता है, महाराणा प्रताप के पास में मल्लानी नस्ल का घोड़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा सर्कस में कलाबाजियों के लिए भी इस नस्ल को प्रसिद्ध माना जाता है। ये सारी विशेषताएं किसकी आती हैं, घोड़े की मल्लानी नस्ल की आती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मणिपुर। नेक्स्ट नस्ल आती है घोड़ों में, घोड़े की मणिपुरी नस्ल। देखिए, मणिपुरी नस्ल का ओरिजिन कहां से हो गया, इसकी उत्पत्ति कहां से हो गई, मणिपुर से। ये तो हमें नाम से पता लग रहा है कि जो घोड़े की मणिपुरी नस्ल है कहां से है भी, मणिपुर से है। ठीक है, अगर बात करें इसकी विशेषता के लिए, विशेषता कहते हैं कि घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्लों में आती है, घोड़े की सबसे बुद्धिमान, यानी कि घोड़े की सबसे बुद्धिमान अगर कोई नस्ल है तो कौन सी आती है, मणिपुरी नस्ल आती है। यानी कि ये जो नस्ल है, सेकंड विशेषता में हम देखेंगे सेना या हम कहें मिलिट्री, सवारी हेतु उपयुक्त नस्ल है। यानी कि हमने कहा एक विशेषता और देखिए, सेना और मिलिट्री की जो सवारी होती है उसके लिए भी ये उपयुक्त नस्लों में आती है। या हम कहें इसके अलावा पोलो खेल के लिए, पोलो खेल,
यानी कि पोलो एक खेल होता है जो घोड़ों के माध्यम से खेला जाता है, उसके लिए भी उपयुक्त नस्लों में आती है उपयुक्त नस्ल। ये सारी विशेषताएं आती है मणिपुरी की। ओरिजिन कहां से? मणिपुर से। घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्लों में आती है, इंटेलिजेंट ब्रीड उसमें आती है। सेना मिलिट्री की सवारी हेतु उपयुक्त नस्लों में आती है। पोलो खेलने के लिए भी उपयुक्त नस्लें मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक नस्ल और आती है जंसकारी। कहां की है? लद्दाख की है भी। नेक्स्ट आती है घोड़े की जंसकारी नस्ल। देखिए, अब जो नस्लें आने वाली हैं इनकी केवल ओरिजिन क्षेत्र हम देखने वाले हैं, इनकी कोई ज्यादा खास विशेषताएं इनके नहीं है। कहां की है? लद्दाख की नस्ल है। कहां की है? लद्दाख। यानी कि जो जंसकारी नस्ल है ये कहां की है? लद्दाख की नस्ल है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखने वाले हैं भूटिया। कौन सी आती है? भूटिया। जो भूटिया नस्ल है कहां की है? सिक्किम व दार्जिलिंग। कहां की है? सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की। यानी कि नेक्स्ट हमने देखा जो भूटिया नस्ल आती है कहां की है? सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की आती है। एक नस्ल और आती है घोड़े की, कौन सी? स्पीति। देखिए, जो स्पीति नस्ल है ये कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। यानी कि ठंडे प्रदेशों में ये पाई जाती है। जो घोड़े की स्पीति नस्ल है कहां पाई जाती है? ठंडे प्रदेशों में। यानी कि ये के जो घोड़े होते हैं ये पहाड़ों पर फिसलते नहीं है, फिसलते नहीं है। यानी कि ठंडे प्रदेशों में अच्छी अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। ठंडे प्रदेशों में अच्छी अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज की क्लास में। हमने घोड़ों की ब्रीड को लेकर डिस्कस किया। जंसकारी कहाँ की है? लद्दाख की है। भूटिया सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र से आती है। स्पीति हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ों पर इनके जो घोड़े होते हैं फिसलते नहीं है। ठंडे प्रदेशों में अच्छी अनुकूलन क्षमता इनमें भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने घोड़े से रिलेटेड जितनी भी सामान्य बातें आती हैं उनको हमने डिस्कस किया। घोड़े की कौन कौन सी नस्लें आती हैं उनको हमने देखा, और इनकी नस्लों की क्या क्या विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं का हमने डिटेल से डिस्कस किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।